एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देता है, जहां एक इंसान पिछले 13 साल से अस्पताल के बिस्तर पर बेसूध पड़ा हो। हाँ, 13 साल एक बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। बिल्कुल, उसकी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर सिर्फ एक अनंत सन्नाटा है। और उसे जिंदा रखने के लिए पेट में एक ट्यूब डाली गई है, जिसके जरिए तरल भोजन दिया जा रहा है। अब देखिए, एक बहुत ही सीधा सा विचार मन में आता है कि किसी को खाना खिलाना तो बुनियादी इंसानियत है ना। सही बात है, ये तो देखभाल का सबसे प्राथमिक रूप लगता है। वही तो। लेकिन क्या होगा अगर देश का सबसे बड़ा न्यायालय ये तय करे कि वो ट्यूब से दिया जाने वाला भोजन कोई देखभाल नहीं, बल्कि एक कृत्रिम चिकित्सीय इलाज है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसे रोका जा सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी देखभाल, क्रूरता और इंसानियत की उन पुरानी परिभाषाओं को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। चलिए, इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और इसे समझते हैं। 11 मार्च 2026 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने जीवन और मृत्यु के बीच की इस धुंधली रेखा को हमेशा के लिए स्पष्ट करने की कोशिश की है। एकदम सही कहा आपने। और आज की इस गहरी चर्चा में हम टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एडुलॉ, दृष्टि आईएएस और सॉटूस जर्नल के जो शोध पत्रों और लेख हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक परिवार के 13 साल के लंबे स्ट्रगल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीने के अधिकार की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। और देखने वाली बात ये भी होगी कि ये फैसला सिर्फ कानूनी पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चिकित्सा विज्ञान, कानून और नैतिकता के बीच एक नया संतुलन बनाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा हो ही नहीं सकता। जब इन सारे सोर्सेस को पढ़ा गया, तो जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थी मानवीय गरिमा और बेहिसाब प्यार की एक बेहद भावुक कहानी। बिल्कुल। तो इस पूरे कानूनी भूचाल को समझने से पहले उस जमीनी त्रासदी को समझना जरूरी है। बात साल 2013 की है। हरीश राणा, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, चंडीगढ़ में अपनी पीजी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गए। ओह बाप रे, 19 साल मतलब पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी। सही में। और इस भयानक हादसे ने उन्हें जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं डिफ्यूज्ड एक्सोनल ब्रेन इंजरी, उसका शिकार बना दिया। देखिए, ये कोई साधारण चोट नहीं है। इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी बहुत बड़े और बिजी शहर का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे टेलीफोन के तार एक झटके में उखड़ जाए। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई से गिरता है तो दिमाग के अंदर एक बहुत तेज झटका लगता है, जिससे न्यूरॉन्स के बीच संपर्क बनाने वाले फाइबर बुरी तरह टूट जाते हैं। मशीनें मतलब शरीर के बाकी अंग शायद काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें निर्देश भेजने वाले तार कट चुके होते हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो 100% लकवाग्रस्त यानी क्वाड्रिप्लेजिया के शिकार हो गए और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में चले गए। हाँ, पीवीएस एक ऐसी अवस्था है जहां आंखें तो शायद खुलती हों, सांसें भी चल रही हों, लेकिन अंदर अपने आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं बचता। और सोचिए, वो लगातार 13 साल तक इसी हालत में बिस्तर पर पड़े रहे। और उन्हें इतने लंबे समय तक जिंदा रखने के पीछे जो तकनीक थी, उसे CNH कहते हैं, मतलब क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, जिसे आम भाषा में पेग ट्यूब भी कहते हैं ना। बिल्कुल। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जिसे एक छोटी सी सर्जरी करके सीधे मरीज के पेट में डाल दिया जाता है, ताकि उसे आर्टिफिशियल तरीके से खाना और पानी मिलता रहे। अब यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि क्या एक ट्यूब से खाना देना सिर्फ एक बेसिक केयर है, जैसे हम किसी कमजोर को चम्मच से सूप पिलाते हैं, या फिर ये वेंटिलेटर जैसी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल मशीन है। सही सवाल है। क्योंकि आम धारणा तो यही है ना कि अगर हम किसी का खाना पीना रोक दें तो वो सीधे तौर पर क्रूरता है, एक तरह से किसी को भूखा मारने जैसा हुआ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को किस नजर से देखा। एडुलॉ और इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण से ये साफ होता है कि कोर्ट ने CHAN को कोई बुनियादी भोजन नहीं माना, इसे उन्होंने स्पष्ट रूप से एक मेडिकल ट्रीटमेंट माना है। पर एक मिनट, एक ट्यूब से खाना देना मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे हो गया? ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। देखिए, इसे इस तरह से समझना होगा कि ये कोई आम बात नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटरवेंशन है जिसके लिए बाकायदा सर्जरी की जरूरत होती है,
उस ट्यूब को नियमित रूप से बदलना पड़ता है। उसमें भयानक इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है और 24 घंटे मेडिकल निगरानी चाहिए होती है। अच्छा, तो ये उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल नहीं। इसलिए कोर्ट का ये मानना है कि इस कृत्रिम भोजन को हटाना किसी को भूखा मारना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ऐसे आर्टिफिशियल इलाज को रोकना है जिसका अब उस मरीज के शरीर पर कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब उसका कोई थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं है। सही पकड़ा। जब इलाज से ठीक होने की उम्मीद शून्य हो तो उसे जारी रखना सिर्फ एक बायोलॉजिकल ढांचे को जिंदा रखना है, उस इंसान को नहीं। तो यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है और मुझे थोड़ा पीछे हटकर एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। पूछिए। अगर हम आर्टिफिशियल सपोर्ट हटाते हैं तो आखिर में मरीज की मौत ही होती है ना? और अगर कोई डॉक्टर किसी को जहर का इंजेक्शन देता है तो उसका नतीजा भी तो मौत ही है। तो फिर कानून इन दोनों स्थितियों को अलग-अलग कैसे देखता है? ये कानूनी और मेडिकल एथिक्स का सबसे बारीक अंतर है। द हिंदू की रिपोर्ट एक्टिव बनाम पैसिव के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। जो एक्टिव यूथनेसिया है, जो कि भारत में पूरी तरह गैर कानूनी है, उसमें डॉक्टर को एक घातक दवा देकर मौत का एक बिल्कुल नया कारण पैदा करता है। मतलब बीमारी से मौत नहीं होती, उस दवा से होती है। एकदम सही। लेकिन सपोर्ट हटाने के मामले में कहानी अलग होती है। आर्टिफिशियल सपोर्ट हटाने को कानून की नज़र में मौत का नया कारण नहीं माना जाता। इसे समझने के लिए एक दीवार की कल्पना कीजिए। दीवार? कैसी दीवार? देखिए, एक बहुत गंभीर बीमारी मौत की तरफ बढ़ रही है और मेडिकल साइंस ने बीच में एक आर्टिफिशियल दीवार खड़ी कर दी है, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब। जब आप उस सपोर्ट को हटाते हैं तो आप मरीज को मार नहीं रहे होते, आप सिर्फ उस दीवार को हटा रहे होते हैं ताकि प्राकृतिक मौत की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। ओह, मतलब मरीज मशीन हटने से नहीं मरता। हाँ, वो अपनी उस मूल बीमारी से मरता है जिसने उसे इस हालत तक पहुंचाया था। सही बात है। यानी प्रकृति अपना काम कर रही है, हम बस बीच में से अपने लगाए गए आर्टिफिशियल उपकरण हटा रहे हैं। और यहाँ द हिंदू के हवाले से एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पैसिव यूथनेशिया शब्द अब पुराना और ऑब्सोलीट हो चुका है। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं इसे? कोर्ट ने जोर दिया है कि इसकी जगह विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी चिकित्सा उपचार को रोकना या वापस लेना, इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि यूथनेशिया सुनते ही ना एक एक्टिव रूप से जान लेने वाली छवि बनती है, जबकि यहाँ मकसद जान लेना नहीं, पीड़ा को खत्म करना है। ये तो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो एक पूरी मानसिकता का बदलाव है। और इसी मानसिकता के बीचों बीच आता है बेस्ट इंटरेस्ट या सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदालतें ये तय नहीं करती कि ये क्या इस मरीज का मर जाना इसके लिए अच्छा है। कानून इस तरह से ऑपरेट नहीं करता। ये टेस्ट देखता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इलाज इस मरीज का कोई भला कर रहा है या सिर्फ इसके दर्द को बेमतलब लंबा खींच रहा है। सही कहा आपने। अगर इलाज से कोई चेतना नहीं लौट रही, सिर्फ शरीर सांस ले रहा है, तो वो इलाज मरीज के सर्वोत्तम हित में कैसे हो सकता है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत ही भावुक इंटरव्यू में हरीश राणा के पिता ने भी यही बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उनका उनका कहना था कि 13 साल तक अपने जवान बेटे को बिस्तर पर सड़ते हुए देखना, उसे अनगिनत दर्दनाक बेड सोर्स से जूझते हुए देखना, एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके लिए मौत कोई त्रासदी नहीं थी, बल्कि उस 13 साल की यातना से मुक्ति। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। लेकिन अगर ये सब इतना ही लॉजिकल है, इसमें इतनी करुणा और स्पष्टता है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस परिवार को इस फैसले तक पहुंचने में 13 साल क्यों लग गए? और पूरे देश की बात करें तो ये समझने में दशकों क्यों लग गए? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, मतलब भारत के 30 साल के लंबे कानूनी सफर को समझना होगा हमें। ये कोई एक रात में आया बदलाव नहीं है। इसकी शुरुआत होती है साल 1996 के ज्ञान कौर मामले से। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार में मरने का अधिकार बिल्कुल शामिल नहीं है ना? जीवन नेचुरल है और उसे खत्म करना अननेचुरल। हाँ, उस समय लाइफ की सैंक्टिटी को सबसे ऊपर माना गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ समाज और कानून दोनों को अपनी सोच बदलनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना साल 2011 का अरुणा शानबाग मामला। अरुणा शानबाग, ये तो बहुत बड़ा केस था। बहुत बड़ा। वो एक नर्स थीं
जो एक क्रूर सेक्सुअल असॉल्ट के बाद 37 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही थीं। उस केस की पीड़ा ने जुडिशरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देखिए, जीवन का मतलब सिर्फ धड़कते हुए दिल से नहीं है। उस फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन सिद्धांत और रियलिटी में तो बहुत फर्क था ना। 2011 के उस फैसले में शर्तें इतनी सख्त थीं कि हर एक मामले में परिवार को हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। एक आम इंसान के लिए ये लगभग नामुमकिन था। और इसीलिए कानूनी सफर वहां रुका नहीं। 2018 और 2023 में कॉमन कॉज नाम की संस्था का मामला आया। इन ऐतिहासिक फैसलों ने पहली बार लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव्स को कानूनी मान्यता दी। लिविंग विल मतलब एडवांस में तय करना? हाँ, मतलब अब एक स्वस्थ इंसान पहले से ये लिखित में तय कर सकता है कि अगर फ्यूचर में वो कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां ठीक होने की उम्मीद ना हो, तो उसे मशीनों पर जिंदा ना रखा जाए। 2023 में इस प्रोसेस को थोड़ा और आसान किया गया। तो जब 2023 तक ये सब सिंप्लीफाई हो ही चुका था, तो फिर 2026 के इस हरीश राणा मामले में नया क्या है? 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज क्यों कर दिया था? यहीं पर कानून की टेक्निकल उलझनें सामने आती हैं। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दी थी कि हरीश टेक्निकली टर्मिनली इल यानी मरणासन्न नहीं है। वेट, क्या? हाँ, हाईकोर्ट का तर्क था कि क्योंकि वो वेंटिलेटर पर नहीं है और खुद सांस ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ये तो लकीर का फकीर बनने वाली बात हो गई यार। एक इंसान 13 साल से बिना किसी चेतना के पड़ा है और अदालत कह रही है कि वो मरने की स्थिति में नहीं है। और इसी टेक्निकल खामी को 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा। कोर्ट ने साफ किया कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस भी टर्मिनली इल कैटेगरी में ही आता है। और पता है, इसके अलावा कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या था वो? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। आमतौर पर इलाज रोकने से पहले 30 दिन की एक रिकंसिडरेशन पीरियड होती है, ताकि परिवार अपने फैसले पे दोबारा सोच सके। अच्छा, 1 महीने का टाइम? हाँ, लेकिन कोर्ट ने देखा कि ये परिवार पिछले 13 साल से सोच ही तो रहा है, इसलिए उन्होंने इस 30 दिन के पीरियड को भी माफ कर दिया। बड़ी बात है। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत तीखा सवाल पूछने का मन हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि अदालतें बार-बार मेडिकल बोर्ड बना रही हैं, गाइडलाइंस तय कर रही हैं, लेकिन क्या कानून बनाना संसद का काम नहीं है? सही पकड़ा आपने। मतलब ये पूरी स्थिति तो ऐसी लगती है जैसे देश में एक बहुत ही मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन तो बनाकर खड़ी कर दी गई हो, लेकिन उसे चलाने के लिए पटरियां ही ना बिछाई गई हों। अदालतें इंजन बनी हुई हैं, लेकिन ट्रैक कहाँ है? इससे एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब हमें एड्यूलॉ और सोटूस जर्नल के शोध में मिलता है। देखिए, भारत इस वक्त एक भयानक लेजिस्लेटिव वैक्यूम यानी कानूनी शून्यता से गुजर रहा है। यानी संसद की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा है। कोशिशें हुई थीं, लेकिन वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। लॉ कमीशन ने 2006 में और फिर 2012 में साफ सिफारिश की थी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर एक क्लियर कानून बनना चाहिए। 2016 में तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स बिल नाम से एक ड्राफ्ट भी आया था। तो फिर हुआ क्या उस बिल का? कुछ नहीं। आज इतने सालों बाद भी कोई कानून पास नहीं हुआ। हमारा पूरा ढांचा सिर्फ जजेस के फैसलों और उनके बनाए डायरेक्शंस पर टिका है, जो कि बहुत अनस्टेबल है। और ये इंस्टेबिलिटी तब और खतरनाक हो जाती है जब हम भारत की हेल्थ सिस्टम की कड़वी सच्चाई देखते हैं। एक तरफ हम गरिमापूर्ण मृत्यु की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां करती है। बिल्कुल। सोचटूस जर्नल का शोध इस सच्चाई को पैलिएटिव केयर के क्राइसिस के रूप में सामने रखता है। पैलिएटिव केयर यानी दर्द निवारक देखभाल। हाँ, जीवन के आखिरी चरणों में या गंभीर बीमारियों में पीड़ा कम करने वाली देखभाल। एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा यह है कि 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में पैलिएटिव केयर के बमुश्किल 300 विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। ओ बाप रे, सिर्फ 300? ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि जिन लोगों को इस केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनमें से 2% से भी कम लोगों तक इसकी पहुंच है। गांव और दूर दराज के इलाकों में तो इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक सिस्टम के तौर पर हम लोगों को उनके दर्द से आराम देने में तो पूरी तरह फेल हैं, लेकिन
हम उन्हें इलाज रोकने का अधिकार दे रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी चिंता है। ये तो एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप लगता है। यहां एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। भारत जैसे देश में, जहां प्राइवेट अस्पतालों के बिल रातों रात परिवारों को बैंकरप्ट कर देते हैं, क्या आर्थिक तंगी के कारण गरीब परिवारों पर अपने का इलाज रोकने का एक अनकहा दबाव नहीं पड़ेगा? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और इस पूरी डिबेट के सेंटर में है। और यहाँ हमें दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। देखिए, जो लोग इस अधिकार के फेवर में है, उनका लॉजिक बहुत क्लियर है कि किसी इंसान को मशीन्स के सहारे जबरन जिंदा रखना उसकी गरिमा का घोर उल्लंघन है। हाँ, वो तो है। ये उस व्यक्ति को फिजिकली तो टॉर्चर करता ही है, बल्कि उसके परिवार को फाइनेंशियली और मेंटली पूरी तरह तोड़ लेता है। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनकी बातें भी तो सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल सुननी पड़ेंगी। उनका तर्क है कि अगर सिस्टम में इतनी खामियां हैं, तो मरने का अधिकार एक बहुत ही डेंजरस मोड़ ले सकता है। महंगे इलाज के डर से क्या परिवार लिविंग विल को एक आज़ादी की तरह चुनेंगे या फिर एक मजबूरी की तरह? सही बात है। सॉटिस जर्नल का शोध यही कहता है कि जब तक देश में एक मजबूत और सुलभ दर्द निवारक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक कई परिवारों के लिए इलाज रोकने का चुनाव उनकी गरिमा से ज्यादा उनकी आर्थिक नाकामी से प्रेरित हो सकता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सभी सोर्सेज, लेखों और आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें, तो एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमा का वादा किया गया है ना, वो सिर्फ एक अच्छे और स्वस्थ जीवन तक सीमित नहीं रह सकता। हाँ, उसका विस्तार मृत्यु तक होना ही चाहिए। बिल्कुल। एक इंसान को जिस शान से इस दुनिया में जीने का हक है, उसी शांति और गरिमा के साथ उसे विदा होने का भी हक है। हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विज्ञान, करुणा और कानून का सच में एक दुर्लभ संगम है। मेरी नज़र में ये फैसला यकीनन एक माइलस्टोन है। इसने मेडिकल साइंस की सीमाओं को अपनाया है। लेकिन ये चर्चा इस चेतावनी के बिना अधूरी ही रहेगी कि जब तक संसद एक स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट कानून नहीं बनाती और जब तक गांव-गांव तक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंचती, तब तक ये अधिकार शायद सिर्फ कागजों पर या कुछ शहरी लोगों तक ही सीमित रह जाए। एक बहुत ही विचारशील पॉइंट उठाया आपने। तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है। अक्सर ये माना जाता है कि कानूनी अधिकार सबको आजादी देते हैं। लेकिन एक बार उस स्थिति के बारे में सोचिए जहां किसी व्यक्ति ने कभी कोई लिविंग विल बनाई ही नहीं है। एक तरफ अस्पताल का मीटर बड़ी तेजी से भाग रहा है, लाखों के बिल बन रहे हैं, और दूसरी तरफ परिवार वालों के बीच ही इस बात पर झगड़ा चल रहा है कि इलाज रोका जाए या नहीं। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में उस गरिमा या डिग्निटी की परिभाषा आखिर तय कौन करेगा? क्या एक ऐसे समाज में जहां किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरी पीढ़ियों को कर्ज में डुबो देता है, वहां मृत्यु का अधिकार सच में आजादी का प्रतीक है या फिर ये एक खौफनाक आर्थिक मजबूरी का ही दूसरा नाम है? इन्हीं गहरे सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।